आज ममता बनर्जी को हम में से ज़्यादातर लोग एक ऐसी नेता के रूप में जानते हैं जिन पे कई आरोप लगते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, राजनीति हिंसा, सिंडिकेट राज, घोटाले और तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में उतरी थी, उसे बदलने के नाम पे। उन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार को खत्म करने का, हिंसा को रोकने का, लेफ्ट के कथित अत्याचारों को खत्म करने और जनता को असली परिवर्तन देने के वादे के साथ वे खुद को जनता की आवाज बताती थी। वो बंगाली संघर्ष का एक प्रतीक बन गई थी। वह कहती थी कि बंगाल बदलेगा। लेकिन आज 2026 में ये सवाल खड़ा उठता है, क्या ममता बनर्जी ने सच में बंगाल बदला या फिर उन्होंने वही सिस्टम अपना लिया जिसे खत्म करने के वादे के साथ वो सत्ता में आई थी। ये कहानी है ममता बनर्जी की, उनके राइज की और उनके डाउनफॉल की। 5 जनवरी 1955, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब वह सिर्फ 17 साल की थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई। आर्थिक कठिनाइयों के बीच उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया और साथ ही लॉ की डिग्री भी प्राप्त करी। लेकिन 1984 में ममता बनर्जी अपनी लाइफ की पहली कंट्रोवर्सी में फंसी। दरअसल 1984 में ममता बनर्जी ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। दावा किया कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करी है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला वो यूनिवर्सिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आलोचकों ने इसे जनता को गुमराह करने का प्रयास बताया। हालांकि उन्होंने बाद में अपने नाम से डॉक्टर हटा दिया, लेकिन उनके पॉलिटिकल जीवन पर क्रेडिबिलिटी का शुरुआती दाग लग गया था। 1970 के दशक में ममता बनर्जी कांग्रेस की स्टूडेंट पॉलिटिकल विंग से जुड़ी और 1984 में उन्होंने सीपीआईएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर लोकसभा में प्रवेश किया। यह बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। उनकी छवि बनी सड़क पर संघर्ष करने वाली, सीधे भिड़ंत करने वाली और आक्रामक विपक्षी नेता के रूप में। 21 जुलाई 1993 की यह घटना राइटर्स बिल्डिंग मार्च के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई। यह घटना ममता की एंटी लेफ्ट राजनीति का बड़ा प्रतीक बनी। 1997 में ममता ने कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्होंने जन्म दिया टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस को। कारण, उन्हें लगा कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकती और उन्होंने बनाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यहीं से उन्होंने बंगाल की राजनीति में सीधी चुनौती दी। उनका संदेश क्लियर था, मैं बंगाल से भ्रष्टाचार, हिंसा और वामपंथी दमन खत्म करूंगी। 1999 में ममता बनर्जी एनडीए में शामिल हुई और केंद्र में रेल मंत्री बनी और फिर 2001 में तहलका नाम के स्टिंग ऑपरेशन के बाद उन्होंने एनडीए छोड़ा और फिर वापस आई। ये दौर दिखाता है कि ममता बनर्जी की राजनीति ज्यादा वैचारिक नहीं पर हमेशा रणनीतिक थी। समर्थकों ने इसे व्यवहारिक राजनीति बताया और विरोधियों ने बताया अवसरवाद। दरअसल शुरू से ही ममता बनर्जी सत्ता और पावर के करीब रहती थी, पर ममता बनर्जी का असली अपराइज शुरू हुआ 2006 में सिंगूर आंदोलन और बंगाल की औद्योगिक दिशा के दौरान। 2006 में लेफ्ट सरकार ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट, हाँ वही टाटा नैनो, उसके प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में भूमि अधिग्रहण करना शुरू किया। ममता बनर्जी ने इसका जोरदार विरोध किया। 4 दिसंबर 2006 को उन्होंने भूख हड़ताल तक शुरू कर दी और इसका परिणाम क्या हुआ? टाटा मोटर्स ने बंगाल छोड़ दिया क्योंकि टाटा मोटर्स की प्रस्तावित फैक्ट्री में बहुत ज्यादा हिंसा हुई। टाटा मोटर्स का कहना था कि हम अपनी फैक्ट्री में अपने वर्कर्स की सेफ्टी को बंगाल में इंश्योर नहीं कर सकते और इसके साथ ही नैनो का प्लांट गुजरात चला गया। ये सिर्फ बंगाल के लिए एक प्लांट नहीं था, ये लिखने वाला था बंगाल की फ्यूचर राजनीति और उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्यूचर। इस प्रदर्शन से ममता बनर्जी को 3 बड़े फायदे हुए। उनको किसानों का समर्थन मिला, उनको ग्रामीण जनाधार मिला और उनको एंटी लेफ्ट मूवमेंट का लीडर बना दिया गया। लेकिन इससे बंगाल को क्या मिला? इससे बंगाल को हुआ बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि बंगाल में निवेशकों का भरोसा टूट गया। बड़े उद्योग बंगाल से दूर हुए, रोजगार अवसर घटे और राज्य की इंडस्ट्रियल इमेज को गहरा नुकसान पहुंचा। इसीलिए ममता बनर्जी के कई आलोचक कहते हैं ममता ने सत्ता पाने के लिए बंगाल के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की बलि दे दी। पर अभी ममता बनर्जी के बड़े नेता बनने में एक और इंसिडेंट बाकी था। सन 2007 में नंदीग्राम में जन क्रांति हुई। अगर सिंगूर ने ममता को किसान नेता बनाया तो नंदीग्राम ने उन्हें बंगाल की सबसे बड़ी जन क्रांति का आधार बना दिया। पर ये नंदीग्राम है क्या? यह है ममता बनर्जी के असली पॉलिटिकल राइज का कारण।
दरअसल जनवरी 2007 में वेस्ट बंगाल की लेफ्ट सरकार ने नंदीग्राम क्षेत्र में लगभग 10,000 एकड़ भूमि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अधिग्रहित करने की योजना बनाई। इस परियोजना में इंडोनेशिया की सलीम ग्रुप की बड़ी भूमिका थी, लेकिन स्थानीय किसानों और ग्रामीणों में भय फैल गया। जमीन छीन जाएगी, आजीविका खत्म होगी, जबरन विस्थापन होगा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये भय खुद ममता बनर्जी ने ही फैलाया था और इसी वजह से इसका विरोध शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने वहां पे आंदोलन करना शुरू कर दिया और ममता बनर्जी ने इसे राज्यव्यापी मुद्दा बना दिया। 14 मार्च 2007 पुलिस कार्रवाई हुई। फायरिंग में कम से कम 14 ग्रामीण लोग मारे गए। देश भर में आक्रोश फैल गया। यह घटना लेफ्ट सरकार की नैतिक साख पर भारी पड़ी। पर इसमें ममता बनर्जी की क्या भूमिका थी? वह लगातार धरना करती रही, केंद्र को पत्र लिखे, राज्य सरकार पर हमला किया और खुद को पीड़ित जनता की आवाज बना दिया। उन्होंने नंदीग्राम को सिर्फ एक भूमि संघर्ष नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बनाया जनता बनाम दमनकारी सत्ता। और इसका उन्हें भर भर के राजनीतिक फायदा हुआ, क्योंकि लेफ्ट सरकार की छवि इससे बिल्कुल ध्वस्त हो गई। ग्रामीण वोट बैंक पूरी तरह से ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ गया। बुद्ध देव की सरकार इतनी कमजोर उजागर हुई कि ममता बनर्जी बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी नेता बन गई। यही आंदोलन सन 2011 में हुई ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत की नींव बना। 2011 में हुए चुनाव में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को खत्म कर दिया। बंगाल में उन्हें परिवर्तन का प्रतीक माना गया। दीदी अब सत्ता में आ चुकी थी। अगर आपको एक कंटेंट पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही कंटेंट को और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं और हर सब्सक्रिप्शन के साथ मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो बंगाल की जनता को लगा कि अब राज्य में राजनीतिक हिंसा कम होगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा, उद्योग लौटेंगे और शासन अधिक पारदर्शी बनेगा। और शुरुआत में ममता बनर्जी ने कई लोकप्रिय फैसले लिए। उन्होंने कई वेलफेयर स्कीम्स चलाई, जैसे कि कन्याश्री प्रकल्प, लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए, सबूज साथी, छात्रों को साइकिल दी, लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य साथी और कई माइनॉरिटी आउटरीच प्रोग्राम चलाए। इन योजनाओं ने ग्रामीण, महिला और गरीब वर्ग में उनकी पकड़ बेहद मजबूत कर दी। ममता बनर्जी ने खुद को दीदी के रूप में स्थापित कर दिया, एक ऐसी नेता जो सीधे जनता से जुड़ी। लेकिन समय के साथ आरोप बढ़ने लगे कि वेलफेयर पॉलिटिक्स के पीछे गवर्नेंस की गहरी समस्याएं छिप रही हैं। उनके पहली बार सत्ता में आने के 2 साल बाद ही शारदा चिट फंड स्कैम निकला। 2013 में लाखों छोटे निवेशकों की जमा पूंजी डूब गई। आरोप था कि टीएमसी के नेताओं के साथ इस चिट फंड स्कैम करने वालों के करीबी संबंध थे। पार्टी सांसदों और मंत्रियों पर सवाल उठाए गए। मदन मित्रा जैसे बड़े नाम जांच के घेरे में आए और इसका राजनीतिक प्रभाव ममता बनर्जी की एंटी करप्शन इमेज पे बहुत ज्यादा पड़ा। शारदा घोटाले के बाद रोज वैली स्कैम ने भी टीएमसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप थे कि पॉन्जी स्कीम, निवेशकों से धोखाधड़ी और राजनीतिक संरक्षण मिला टीएमसी द्वारा। पर ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा स्कैम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ बनी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम और एसएससी स्कैम। आरोप लगाए गए कि पैसा लेकर नौकरियां बांटी गई, मेरिट की अनदेखी करी गई और ओएमआर मैनिपुलेशन और फर्जी भर्ती द्वारा लोगों को नौकरियां दी गई। इसमें फॉर्मर मिनिस्टर पार्था चैटर्जी की गिरफ्तारी भी हुई। उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए। ईडी की रेड्स पड़ी। स्कूल सर्विस कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसका प्रभाव पड़ा कि युवाओं में ममता बनर्जी के खिलाफ भारी गुस्सा आया। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आंदोलन किए और बंगाल की पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो गया। और लिस्ट काफी लंबी है। कोल स्कैम, राशन स्कैम, स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट कंट्रोल, राजनीतिक संरक्षणवाद, ऐसे कई सारे कट मनी कल्चर और सिंडिकेट राज के आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर हमेशा लगते रहे। सेंटर ने भी ममता बनर्जी की सरकार पर कई आरोप लगाए। उसमें से एक आरोप था कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य स्तर पर अलग नाम देकर पेश किया गया ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। इसका नैरेटिव बना कि जनहित योजनाओं को भी राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा बनाया गया है। ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा आरोप लगता है माइनॉरिटी अपीजमेंट का। इमाम स्टाइपेंड्स, एनआरसी, सीए का विरोध जैसे मुद्दे। ममता को भले ही उनके समर्थक सेक्युलर नेता मानते हो,
लेकिन विरोधियों का कहना था कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलती हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए कुछ भी कर सकती हैं और बंगाल में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन का कारण बन गई हैं। और फिर आता है 2023 का पॉलिटिकल वायलेंस और सिंडिकेट राज का पंचायत इलेक्शन, जिसकी वीडियो सबने देखी। ओपोजिशन वर्कर्स पे अटैक हुए, लोकल एक्सटॉर्शन नेटवर्क चलाए गए और सिंडिकेट सिस्टम को बढ़ावा देने के साथ साथ ममता बनर्जी पर आरोप लगे कि बंगाल की सिर्फ सत्ता बदली है लेकिन राजनीति बिल्कुल वही है। ममता बनर्जी की सरकार पर एक और बहुत बड़ा आरोप लगा आरजी कर रेप केस का। 2024 में आरजी कर रेप मर्डर केस हुआ। महिला सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए। नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए जिसने राज्य सरकार की इमेज बहुत खराब कर दी। और एक अजीब सी बात सामने आई, ममता बनर्जी जो खुद बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और होम मिनिस्टर हैं, वह खुद बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई दिखी। टीएमसी के गुंडों द्वारा प्रोटेस्टर्स को मारा तक गया। और उसी साल 2024 में संदेश खली कंट्रोवर्सी भी हुई जहां महिलाओं का असॉल्ट स्थानीय टीएमसी गुंडों द्वारा किया गया। ईडी पर हमले हुए। ममता बनर्जी पर आरोप लगे कि बंगाल की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इन मुद्दों ने ग्रामीण गवर्नेंस मॉडल पर भी सवाल खड़े कर दिए। जनता की धारणा बदल, जो पहले कहते थे कि दीदी बदलाव लाएंगी, वह खुद धीरे धीरे कहने लगे क्या बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन था। ममता बनर्जी का शासन एक तरफ वेलफेयर पॉपुलिज्म का मॉडल बना तो दूसरी तरफ स्कैम, सिंडिकेट कल्चर, करप्शन एलिगेशन, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट ने उनकी लेगेसी को जटिल बना दिया। यह वही मोड़ था जहां दीदी की छवि जनसंघर्ष की नेता से विवादों से घिरी सत्ता प्रमुख में बदल गई। यहां तक कि 2021 में ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से उसी नंदीग्राम में हारी जहां से वो बंगाल की सबसे बड़ी नेता बनी थी। और यह सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, यह थी एक प्रतीकात्मक हार। जिस जमीन ने उन्हें ऊपर उठाया वहां की जनता ने आज उन्हें वापस जमीन में ही मिला दिया। साल 2023 से 2026 तक ममता बनर्जी के ऊपर आरोप पे आरोप लगते गए। ममता बनर्जी की शुरू से आदत नहीं थी सवालों का जवाब देने की और ना ही उन्होंने इस बार दिए। ममता बनर्जी का एक इंटरव्यू भी फेमस है जहां पे जब छात्रों ने उनसे सवाल पूछा तो वह सभी छात्रों को माओइस्ट नेता बोल के उस क्वेश्चन सेशन से उठ के चली गई। और यही रही ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता की पूरी कहानी। और आज 4 मई 2026 जब ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सरकार को जाता हुआ देखा है, बीजेपी ने लगभग 190 सीटों के साथ ममता बनर्जी को हरा दिया है और बीजेपी बनाने वाली है बंगाल में एक नई सरकार। यह सिर्फ ममता बनर्जी की हार नहीं है, यह हार है उस सिंडिकेट सिस्टम की जिसे ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया। बंगाल की जनता ने नए तरीके से वोट दिया है ताकि वो सिस्टम में चेंजेस देख सकें। और बीजेपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इंप्लीमेंट करे बंगाल में, ताकि लोगों को एक नई सरकार, एक नई प्रकार की राजनीति और बंगाल का नया भविष्य देखने को मिले। ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ राइज की नहीं है, यह उस नेता की कहानी है जो बदलाव के वादे से आई लेकिन जिन पर बाद में उसी भ्रष्टाचार और सत्ता संरचना को मजबूत करने के आरोप लगे। उन्होंने लेफ्ट को हटाया जरूर, सत्ता बदली, पर राजनीति नहीं बदल पाई। सिस्टम वही का वही रहा। कुछ बदला तो वो था सिर्फ सत्ता का चेहरा। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल की सबसे बड़ी जननेता हैं या बंगाल के साथ सबसे बड़े राजनीतिक विश्वासघात का चेहरा? निर्णय जनता करेगी और शायद जनता ने निर्णय कर भी दिया है और इतिहास इस बात को याद रखेगा। तो आपके हिसाब से ममता बनर्जी ने बंगाल को बचाया या बंगाल को पीछे धकेल दिया? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए क्या आपको लगता है बीजेपी ममता बनर्जी से बेटर राज कर पाएगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके हर सब्सक्रिप्शन से मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।